Hello guys, myself Mohit Patkar. Welcome to Triple AIQ. This is our second lecture in which we are going to discuss some of important questions from electrical engineering which may help you in your competitive exam. The function of commutator in DC generator. Option A, convert AC supply to DC. Option B, convert AC to DC. Option C, to support rotating parts. Option D, collecting current from the armature. आप सबको पता होगा डीसी मशीन का ही पार्ट डीसी जनरेटर होता है। डीसी मशीन दो टाइप की होती है, वन इज जनरेटर, सेकंड इज मोटर। सारी डीसी मशीन्स में कम्यूटेटर एसेंशियल पार्ट है। विदाउट कम्यूटेटर डीसी मशीन पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी डीसी मशीन में कम्यूटेटर तो होगा ही होगा। अगर कम्यूटेटर डीसी मशीन में नहीं है तो वो डीसी मशीन ही नहीं है। कम्यूटेटर करता क्या है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कम्यूटेटर ऑल्सो नॉन एज रेक्टिफायर। कैसे क्या क्या कहते हैं इसको? रेक्टिफायर इन केस ऑफ जनरेटर। बट इन केस ऑफ मोटर के केस में क्या बोलेंगे? मोटर के केस में कम्यूटेटर इन्वर्टर की तरह काम करता है। मोटर के केस में डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है ये हम डिटेल्ड जब डिस्कशन करेंगे डीसी मशीन पे तब देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो, एसी सप्लाई कंडक्टर्स में होता है। मतलब जो डीसी मशीन के इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट में जो कॉइल होती है, कॉइल के अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई फ्लो होती है। और एक चीज और याद रखना, जनरेशन सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई में पॉसिबल है। डीसी में कोई भी जनरेटर वर्क नहीं करता है। मींस जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो कभी भी डीसी सप्लाई जनरेट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई जनरेटर होता है, चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो। इन इंटरनल पार्ट सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई ही जनरेट होती है, डीसी सप्लाई जनरेट नहीं होती है। In the DC generator, with the help of commutator, we are converting AC supply to DC supply and we are supplying our load. तो कंडक्टर के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डीसी जनरेटर के अंदर कॉइल में करंट फ्लो होती है। ऑप्शन दिया जा सकता है एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई या एसी टू डीसी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। मोस्ट ऑफ द गाइज हो सकता है डीसी सप्लाई पुट करें बिकॉज ऑफ ये डीसी जनरेटर है, बट ऐसा नहीं होता है गाइज। डीसी जनरेटर के केस में भी इंटरनल ऑफ डीसी जनरेटर सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई होती है। कम्यूटेटर की मदद से हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके अपने लोड को सप्लाई करते हैं। तो कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन डीसी मशीन, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो। कम्यूटेटर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस करने के लिए। जब हम कम्यूटेटर को डेप्थ में पढ़ेंगे डीसी मशीन में तब हम समझेंगे। अभी ये देख लो आप कि कम्यूटेटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक जेईई के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। जैसे कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट्स ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये एक टाइप का कॉपर है बट ये बहुत हार्ड कॉपर होता है जिससे कि कम्यूटेटर सेगमेंट बने होते हैं। इन हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट्स के बीच में माइका का इंसुलेशन लगाया जाता है जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट्स को सेपरेट करके रखता है। माइका एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से हार्ड ड्रॉन कॉपर के बीच में उसको इंस्टॉल करना ईजी होता है बिकॉज ऑफ रोटेटिंग। कम्यूटेटर भी एक रोटेटिंग पार्ट है जो कि शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। कम्यूटेटर पे कॉइल्स वेल्ड की जाती हैं। वेल्ड मीन्स ब्रेजिंग या सोल्डरिंग टेक्निक से कॉइल्स को वेल्ड किया जाता है कम्यूटेटर के ऊपर। तो कम्यूटेटर भी शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग फीचर हार्ड ड्रॉन कॉपर के बीच में एक हार्ड इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड ड्रॉन कॉपर को सेगमेंट्स को जोड़ देंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इंसुलेशन रिक्वायर होता है। तो माइका जो इंसुलेशन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, इसीलिए सुटेबल होता है इन दी कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में इंस्टॉल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कम्यूटेटर में कौन सा इंसुलेशन यूज़ करते हैं, तो माइका यूज़ करते हैं।
तो रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें से और आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन डिटेल हम कम्यूटेटर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्यूटेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इन डीसी जनरेटर, मतलब कम्यूटेटर नहीं है तो डीसी जनरेटर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्यूटेटर। और क्या कह सकते हैं कम्यूटेटर के बारे में हम, कम्यूटेटर जो है वो यूनिडायरेक्शनल सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये कम्यूटेटर कन्वर्ट्स बायडायरेक्शनल सप्लाई, यूनिडायरेक्शनल सप्लाई, यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग नेचर का डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग सप्लाई भी कन्वर्ट करता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटर के केस में यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट करता है, तो कम्यूटेटर ही यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जनरेट करेगा डीसी मोटर के केस में। और पल्सेटिंग सप्लाई, यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग सप्लाई किस केस में जनरेट करेगा? डीसी जनरेटर के केस में। बाद में हम देखेंगे कभी कम्यूटेटर के बारे में बहुत ही डिटेल्ड। तो अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन। डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि पिच क्या होती है ना, लाइक फुल पिच्ड और शॉर्ट पिच्ड। क्या डिफरेंस है इन दोनों वाइंडिंग्स में, ये आज हम देखेंगे। आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो टाइप के एंगल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एंगल, एक मैकेनिकल एंगल, जिसको बोलते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल। इन थीटा इलेक्ट्रिकल इज नथिंग बट P अपॉन 2 थीटा मैकेनिकल। P मतलब पोल पेयर, थीटा मैकेनिकल मतलब एंगल इन मैकेनिकल टर्म्स विच इज इक्वल टू थीटा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है। जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पे जाके टर्मिनेट होता है। तो ये देखिए ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ से और टर्मिनेट हो रहा है साउथ पे। इन बिटवीन टू पोल्स, इन दोनों के पोल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल 180 डिग्री, मतलब दो पोल्स के बीच में 180 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल होता है। अभी तो ये आपको दिख रहा होगा कि मैकेनिकली भी 180 डिग्री है, लेकिन अगर ये एक नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, साउथ पोल यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि मैकेनिकली तो भाई 90 डिग्री पे प्लेस है, बट इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल के बीच में हमेशा 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मैकेनिकली एंगल कुछ भी हो, दो पोल्स के बीच में हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री होगा। दिस 180 डिग्री इज नॉन एज दी फुल पिच्ड। अब जैसे कि हम इसमें आर्मेचर डिज़ाइन करेंगे, तो आर्मेचर डिज़ाइन में एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है इसका एडजेसेंट। इन बिटवीन दीज टू पोल जितने भी यहाँ पे स्लॉट्स आएंगे, उन सारे स्लॉट्स को हम एक पोल पिच के अंदर स्लॉट बोलेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसमें मान लीजिए 10 स्लॉट आते हैं, मतलब इस पोल से इस पोल के बीच में आर्मेचर पे 10 स्लॉट बन रहे हैं। तो अगर 10 ही स्लॉट में कंडक्टर को डाला जाता है, मतलब 10 स्लॉट में ही बाइंडिंग प्लेस की जाती है, तो ये बाइंडिंग कहलाएगी फुल पिच बाइंडिंग। लेकिन अगर ये 10 स्लॉट्स में से एक स्लॉट्स में कंडक्टर को नहीं डाला जाता, मान लीजिए कि जो पहला बाइंडिंग का पहली कॉइल है उसको 9th कॉइल से कनेक्ट किया जाता है और 10th स्लॉट्स को छोड़ दिया जाता है, तो ये बोलते हैं शॉर्ट पिच्ड बाइंडिंग। मतलब जितने स्लॉट 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं, सारे स्लॉट्स को अगर ना कनेक्ट किया जाए, मतलब सारे स्लॉट्स में बाइंडिंग ना डाली जाए, या फिर उसका बाइंडिंग का कनेक्शन किसी और पोल के इन्फ्लुएंस में जो कॉइल है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, तब इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच बाइंडिंग। तो ये आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट पिच और फुल पिच में क्या अंतर होता है। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बीच में जितने भी स्लॉट आएंगे वो सारे फुल पिच स्लॉट होंगे। अगर उस किसी भी स्लॉट को छोड़ दिया जाता है और कनेक्ट नहीं किया जाता है उस कॉइल से, तो उसको शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहेंगे।
इन डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे इसको मशीन डिज़ाइन में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि शॉर्ट पिच और फुल पिच कैसे डिज़ाइन करते हैं। जब आप देखेंगे कि 10 कंडक्टर हैं, पहले कंडक्टर को 9th कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं या 10th कंडक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे इसका एंगल भी फाइंड करते हैं। जैसे कि अल्फा निकालते हैं सिंक्रोनस मशीन में, उस टाइप से आपको समझ में आएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल पर फेस, इसके हिसाब से एंगल निकाला जाता है। तो अल्फा जो एंगल होता है इन टर्म्स ऑफ स्लॉट्स होता है। कभी भी अल्फा की वैल्यू जो होती है वो ऐसा नहीं होता है कि आधा स्लॉट ले रहे हैं या 1.5 स्लॉट में उसको बाइंड कर रहे हैं, हमेशा नंबर ऑफ स्लॉट्स में ही अल्फा लिया जाता है। तो अल्फा भी निकाल सकते हैं, मतलब सिंक्रोनस मशीन में उस चीज़ को देखेंगे हम, इस चीज़ में अल्फा का इतना ज़रूरत नहीं है। बट इस चीज़ में ये समझ लीजिए कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने स्लॉट्स आएंगे उन सारे स्लॉट्स में अगर बाइंडिंग है तो वो फुल पिच्ड बाइंडिंग है, और अगर सारे स्लॉट्स में नहीं है तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग होगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फुल पिच्ड एंड शॉर्ट पिच्ड। सो फुल पिच मतलब इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री एंड शॉर्ट पिच मतलब लेस देन इलेक्ट्रिकल 180 डिग्री। दिस इज इलेक्ट्रिकल एंगल ओनली, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एंगल ओनली। In DC machine winding, which winding we are preferring? Full pitch, short pitch, either of these. In the DC machine we are preferring short pitched winding. Full pitch winding भी DC machine के केस में यूज कर सकते हैं, but because of harmonic disturbances we are preferring short pitch winding. आगे चल के जब हम वाइंडिंग डिजाइन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किसी भी हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर बाइंडिंग को शॉर्ट पिच किया जाता है तो वो हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए हम बाइंडिंग को शॉर्ट पिच बाइंडिंग प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनिक रिडक्शन। इन एसी मशीन्स शॉर्ट पिच के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग की जाती है साइनोसोडियल ईएमएफ अचीव करने के लिए, प्योर साइनोसोडियल ईएमएफ अचीव करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग से हार्मोनिक्स रिड्यूस किए जाते हैं। जब हार्मोनिक्स किसी सप्लाई में कम होंगे तो डेफिनेटली उसका सप्लाई का वेवफॉर्म जो होगा वो प्योर साइनोसोडियल होगा। तो शॉर्ट पिच बाइंडिंग से हार्मोनिक रिडक्शन किया जाता है, इसीलिए डीसी सप्लाई में, डीसी मशीन्स में शॉर्ट पिच बाइंडिंग यूज करते हैं। शॉर्ट पिच बाइंडिंग का एक डिसएडवांटेज भी होता है कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग में, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 180 डिग्री में जितने स्लॉट्स आएंगे, स्लॉट्स में उतनी कॉइल होंगी, लेकिन अगर किसी भी कॉइल को छोड़ते हैं, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी कॉइल को छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ईएमएफ भी रिड्यूस होगा, क्योंकि पर कॉइल या पर कंडक्टर ईएमएफ, जैसे हम ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो ईएमएफ इक्वेशन में पहले तो हम पर कंडक्टर ईएमएफ इक्वेशन काउंट करते हैं, फिर नंबर ऑफ कंडक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग का ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। जब आप ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहले अपन कंडक्टर का ईएमएफ इक्वेशन बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ कंडक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग ईएमएफ इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे हम कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईएमएफ भी हमारा कम होगा। तो ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग में ईएमएफ क्या होगा। पूछ सकते हैं कि रिजल्टिंग बाइंड, मतलब पहले वाली जो फुल पिच बाइंडिंग है उससे कम होगा कि ज़्यादा होगा, इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। तो प्लीज़ गाइज याद रखिए, जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मशीन्स पे तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जब मशीन डिज़ाइन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो हम सब देखेंगे। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन गाइस, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और बाइंडिंग के अंदर एसी सप्लाई होती है। सिंपल आंसर है एसी सप्लाई। डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में पूछ रहा है, नॉट दी सप्लाई टर्मिनल। आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई ही होती है। इन दी आर्मेचर वाइंडिंग इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बाइंडिंग के सप्लाई एंड पे जो ईएमएफ होगा वो पैरेलल पाथ पे भी डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में मोस्टली पूछा जाता है। पैरेलल पाथ इज नथिंग बट दी ए, चाहे वो वेव बाइंडिंग हो या लेप बाइंडिंग हो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि पहले एक बाइंडिंग थी, वो वेव बाइंडिंग में डिजाइन थी, फिर उसको लेप बाइंडिंग में कन्वर्ट किया गया है, तो रिडक्शन ऑफ वोल्टेज या रिडक्शन ऑफ करंट या इंक्रीमेंट ऑफ करंट या वोल्टेज पूछ सकता है। तो वोल्टेज, तो इसमें एक चीज समझ सकते हैं आप कि पैरेलल पाथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज। मतलब अगर पैरेलल पाथ को बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होगा
और पैरेलल पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, करंट, है ना। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लैप बाइंडिंग में क्या होता है गाइस, लैप बाइंडिंग में हमको पता है कि पैरेलल पाथ इज इक्वल टू पोल, बट इन द वेव बाइंडिंग पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज नथिंग बट द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। लाइक सिंप्लेक्स बाइंडिंग होती है, डिप्लेक्स बाइंडिंग होती है, ये हम बाद में कभी पढ़ेंगे, या सर ने आपको डेफिनेटली ये पढ़ाया होगा लेक्चर्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। सर सिंप्लेक्स बाइंडिंग और डिप्लेक्स बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा दो नहीं होते हैं। अगर सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तब पैरेलल पाथ दो होंगे, अगर सिंप्लेक्स नहीं है, डिप्लेक्स है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 4 होंगे इसमें। बट हम डिप्लेक्स बाइंडिंग कभी पढ़ते नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है इतना डेप्थ में जाना। डिप्लोमा लेवल के हिसाब से पैरेलल पाथ वेव बाइंडिंग में दो ही काउंट करते हैं। किसके लिए है, ये वेव बाइंडिंग के लिए है, ये लैप बाइंडिंग के लिए है ना। तो जैसे ही हम देख सकते हैं कि लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ पोल्स के बराबर होते हैं। जब पैरेलल पाथ इंक्रीज होंगे तो वोल्टेज कम होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि लैप बाइंडिंग में लेस वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज की जाती है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि लैप बाइंडिंग आर यूज्ड फॉर और डिजाइन फॉर, है ना। और वेव बाइंडिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज एंड लेस करंट या लो करंट के लिए यूज की जाती है ना। लेस या लो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, सब सेम है। लो ज़्यादा ठीक रहेगा बिकॉज हाई और लो कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इससे एक चीज और बनती है गाइज, जब डीसी जनरेटर के आर्मेचर, जैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया होता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लैप बाइंडिंग में डिजाइंड आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये है, तो वेव बाइंडिंग में अगर वेव बाइंडिंग में बाइंडिंग को रीडिजाइन करेंगे तो आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाइक ये मान लीजिए वेव बाइंडिंग के लिए है, तो ये वाला लैप बाइंडिंग के लिए स्क्वायर इंटू आर ए। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं ये वेव बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये लैप बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अपन को पता है कि आई स्क्वायर आर जो होता है वो पावर का फॉर्मूला होता है। इसी के बेस पे, बिकॉज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे आई की जगह पे ए को प्लेस किया, ये हमारा फॉर्मूला बना। तो यहाँ से हम वेव बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस और लैप बाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे बाइंडिंग किसी भी डिजाइन में डिजाइन हो। अगर कन्वर्जन करने का बोलता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया हो कि पैरेलल पाथ के इन्वर्सली क्यों होता है वोल्टेज, है ना। और जब हम डिटेल में मशीन पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही थोरली समझेंगे हम इन कॉन्सेप्ट्स को, है ना। देख लीजिए इसको। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, लैप बाइंडिंग आर प्रेफर्ड फॉर। अभी पुराने क्वेश्चन में हमने देखा था लैप बाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए प्रेफर की जाती है ना, क्योंकि लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स की संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर टू वेव बाइंडिंग, बिकॉज लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, बट इन द वेव बाइंडिंग पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2 इन सिंप्लेक्स बाइंडिंग। अगर डुप्लेक्स बाइंडिंग होगी तो 2 into m, ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग होगी तो m की जगह पे 3 रख दोगे तो पैरेलल पाथ्स की संख्या काउंट कर लोगे। लैप बाइंडिंग आर प्रेफर्ड फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज। This is our fifth question guys. High moisture means water content in oil in a transformer will be, मतलब अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑयल में ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। ऑप्शन ए इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन, ऑप्शन बी सेव द ट्रांसफार्मर कोर फ्रॉम बीइंग रस्टेड, ऑप्शन सी रिड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द डेंसिटी। As we know that if high moisture or moisture is available in oil, then definitely reduce the dielectric strength. Option C is correct answer. Let's see the depth concepts of moisture. What will happen in oil if moisture is available? First of all, अगर ऑयल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए क्रैकल टेस्ट यूज करते हैं। कौन सा टेस्ट? क्रैकल टेस्ट यूज करते हैं, जिसपे हाई टेम्परेचर पे ऑयल को
हीट अप किया जाता है और उसमें क्रैकल साउंड से मॉइस्चर का पता लगाया जाता है कि मॉइस्चर है कि नहीं है। सेकेंड थिंग, हाई मॉइस्चर वाटर कंटेंट एंड ऑयल। ये जब ऑयल को फिल करते हैं तब तो उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है गाइस, है ना, क्योंकि हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ऑयल की होती है वो स्टैंडर्ड है 40 kV पर सेंटीमीटर। 40 kV पर सेंटीमीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ऑयल की, सॉरी पर mm होता है, 40 kV पर mm। फिर ऑयल में मॉइस्चर आता कहाँ से है, क्योंकि जब हम ऑयल को फिल करते हैं तो डेफिनेटली हम मॉइस्चर कंटेंट के साथ तो ऑयल को फिल नहीं करेंगे, हम टेस्ट करके ही ट्रांसफार्मर में ऑयल डालेंगे। जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में रहता है तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रीदर एक डिवाइस होती है जो ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। ब्रीदर क्या यूज़ किया जाता है? ब्रीदर। ब्रीदर में भरा होता है सिलिका जेल। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं गाइस, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट में एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, तो जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जितने अच्छे से आप वीडियो को डेप्थली समझने की कोशिश करेंगे, आपके उतने ही क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो ब्रीदर एयर को ब्रीथ करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और सिलिका जेल जो होता है वो मॉइस्चर को रिमूव करता है। तो ब्रीदर में कुछ नहीं होता है, ब्रीदर एक टाइप का बॉक्स टाइप का होता है, एक बॉटल टाइप की, जिसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है, और सिलिका जेल से जब एयर सिलिका जेल से पास होती है तो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। मतलब कोई भी मटेरियल अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो उसको ब्रीदर में हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम मोस्टली सिलिका जेल को यूज़ करते हैं बिकॉज ये बेस्ट हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करता है? सिलिका करता है। आपने देखा होगा कि ब्रीदर के नीचे एक ऑयल का कैप भी लगा होता है। ऑयल का कैप क्या करता है? ऑयल का कैप जो होता है वो रस्ट एंड डस्ट को रिमूव करता है, मतलब डस्ट अंदर नहीं जाने देता है, बट उसमें से एयर अंदर जा सकती है, जो ऑयल का नीचे कैप लगा होता है ब्रीदर को। जब आप गूगल पे ब्रीदर सर्च करेंगे तो आप उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। एक और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सिलिका जेल का कलर क्या होता है? मीन्स जब सिलिका जेल को ब्रीदर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है तब उसका कलर क्या होता है? आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर उसका कलर क्या होगा? तो जब ब्रीदर में सिलिका जेल को भरा जाता है तो उसका कलर ब्लू होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका कलर पिंक हो जाता है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर मतलब आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर पिंक कलर हो जाएगा, उसके पहले ब्लू कलर रहेगा। सिलिका जेल हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, या इंसुलेशन जो यूज़ कर रहे हैं आप, कोई भी किसी भी टाइप का इंसुलेटर यूज़ कर रहे हैं या इंसुलेशन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी कितनी होनी चाहिए। जब भी हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसका लेस हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब कोई भी इंसुलेशन मटेरियल कम से कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। बट अगर हम ब्रीदर में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हाइग्रोस्कोपिसिटी ज़्यादा हो, बिकॉज हमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिलिका जेल में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे तो ऑयल में मॉइस्चर चला जाएगा। हाई मॉइस्चर वाटर कंटेंट अगर ऑयल में चला गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, और अगर इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई डेफिनेटली वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। बिकॉज ऑयल क्या करता है ट्रांसफार्मर में? ऑयल दो पर्पज सर्व करता है, फर्स्ट इज द कूलिंग एंड सेकेंड इज इंसुलेशन। ये भी क्वेश्चन आता है सीधा कि ऑयल ट्रांसफार्मर में क्या करता है? इंसुलेशन भी करता है एंड कूलिंग भी करता है, एक टाइप का इंसुलेटर भी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी मतलब बहुत लेस वोल्टेज पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं है कि लेस वोल्टेज पे ब्रेक हो जाए, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी के ही बाहर है। क्योंकि जब हम इंसुलेशन मटेरियल प्रेफर करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लो हो, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो। तो आप देख सकते हैं ब्रीदर सिलिका जेल, और कैसे ये ब्रीथ करता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जब ट्रांसफार्मर लोडिंग कंडीशन में होता है तो ट्रांसफार्मर एयर को बाहर भेजता है, मतलब एयर आउट होती है, लेकिन जब अनलोड कंडीशन में होता है तो ट्रांसफार्मर एयर को इन करता है।
क्या करता है, ट्रांसफार्मर एयर को अंदर करता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे ही जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में आता है तो उसको भी सांस लेना पड़ता है। क्या होता है, होता क्या है जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में आएगा तो क्यों सांस लेनी पड़ती है? जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में आता है तो बाइंडिंग में उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। जब लोडिंग कंडीशन में होगा तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ I²R उसमें हीट डेवलप होगी। उस हीट डेवलप से ऑयल एक्सपेंड होगा। जब ऑयल एक्सपेंड होगा तो ट्रांसफार्मर में तो लिमिटेड एरिया है तो एयर को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब अनलोड करेंगे, मतलब जब ट्रांसफार्मर पर लोड कम होगा तो ऑयल ठंडा होगा, डेफिनेटली बाइंडिंग ठंडी होगी। लोड कम हुआ मतलब I²R कम हुआ। जब I²R कम हुआ तो ऑयल एक्सपेंड नहीं होता, फिर ऑयल कंप्रेस होगा। जब ऑयल कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो वो एयर अंदर खींचेगा। तो जब एयर अंदर खींचेगा तो एयर जो होती है वो सिलिका जेल से होते हुए जाएगी, ब्रीदर से होती हुई जाएगी और सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एयर को अंदर जाने देगा, जो कि मॉइस्चर फ्री एयर होगी। सो दैट इज वाई हाई मॉइस्चर वाटर कंटेंट इन ऑयल इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, रिड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये ब्रीदर और सिलिका जेल इन ट्रांसफार्मर। थैंक यू गाइज। ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन थे जो हमने अभी देखे। इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपको बताइए कि इसमें क्या अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। और प्लीज़ गाइस लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको टीचिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ कमेंट कीजिए कि सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। जो भी आपको दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड है, या हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।